नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे इन्फोर्समेंट जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। और ये क्वेश्चन जो पेपर हुआ है वो हुआ है 6/12/2020 को हो चुका है ना। ये था, इसको बोलते हैं क्या, बिहार प्रवर्तन दारोगा, जिसको बोलते हैं इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। तो दरोगा के जो क्वेश्चन बैंक कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, उसी के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और आज रहेगा इसका अगला पार्ट, पार्ट 2, मतलब कि 25 के बाद। फर्स्ट पार्ट में किए थे 1 से 25 तक का क्वेश्चन, और आज रहेगा 25, 26 से लेकर के 50 तक का क्वेश्चन, ठीक ना। तो आइए सुनिए, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा तो सुन के आपको मजा आएगा। देखिए, शुरू किया जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 में है कि सप्तवर्षीय युद्ध जो चला है 1756 से 63 ईस्वी तक के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई थी, है ना। मतलब क्या, सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी हार हुई थी, है ना। तो ये हुआ था फ्रांस के हार। फ्रांस के हार हुआ था इस युद्ध में, सप्तवर्षीय युद्ध में। सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1763 से 1754 तक, है ना। 1700 क्या लिखे, 1754 से लेकर के 1763 ईस्वी तक चला था सप्तवर्षीय युद्ध, है ना। अगर सवाल रहे कि सप्तवर्षीय युद्ध में कौन कौन देश शामिल था, तो दो ही वो था, एक था इंग्लैंड और एक था कौन, फ्रांस, है ना। तो इंग्लैंड और फ्रांस जो है ना, ये दो देश मिलकर किया था सप्तवर्षीय युद्ध, 1754 से 1763 का युद्ध, ठीक ना। अब ये युद्ध जो है क्यों हुआ था, इसके पीछे थोड़ा कारण जानिए। ये युद्ध जो है ना, उस समय जितने भी अथी थे, है ना, इसको बोलते हैं आप उपनिवेश, है ना। तो उपनिवेश पर अपना अधिकार जमाने के लिए, अपना वर्चस्व जमाने के लिए ये युद्ध चल रहा था, ठीक ना। तो उस समय मुख्य रूप से जो भारत था, तो भारत भी इस युद्ध से प्रभावित था। और भारत में है जो ना, इससे संबंधित युद्ध लड़ा गया है ना। तो भारत भी इस युद्ध से प्रभावित था। इसके अलावे दो और देश का नाम आता है इसमें। एक का नाम आता है प्रसा, परसा परसा, है ना। और एक का नाम आता है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया और परसा भी इस दोनों युद्ध में शामिल हो गया था, है ना। बाय हुक और क्रुक किसी तरह से शामिल हो गया था। तो यहां सवाल ये बन सकता है कि इंग्लैंड किस देश का साथ दे रहा था। तो आप देखेंगे इंग्लैंड जो है ना, परसा के साथ दे रहा था, जबकि फ्रांस ऑस्ट्रिया के साथ दे रहा था। यहां से बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है ना। और भारत में इसी युद्ध के चलते, है ना, इसी से पहले कुछ और भी युद्ध हुआ है जो बहुत फेमस है, यहाँ क्वेश्चन बनते रहता है। कर्नाटक युद्ध के बारे में आप नाम सुने होंगे, कर्नाटक युद्ध के बारे में, है ना। कर्नाटक में 3 गो युद्ध हुआ है ना, जिस कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो कर्नाटक के पहला युद्ध, कर्नाटक के दूसरा युद्ध, कर्नाटक के तीसरा युद्ध। मतलब कि पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध और तीसरा कर्नाटक युद्ध। ये सब से संबंधित बात रखना है, कब से कब कब हुआ है, कब से कब तक चला है, और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, और इसका रिजल्ट क्या रहा। ये सब का जब बात करते देखिए। कर्नाटक युद्ध जो पहला हुआ था, ये हुआ था 1746 से लेकर के 48 तक। 1746 से लेकर के 48 चला था पहला युद्ध, है ना। और इसमें बहुत बढ़िया सवाल पूछता है कि ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। बहुत फेमस क्वेश्चन पूछता है। एक संधि हुआ था ला ए सापेल, ला ए सापेल संधि के तहत जो है ना, पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था 1948 में। याद रखेंगे। और अगर सवाल यहाँ से बनेगा ये कि ये युद्ध जो है क्यों हुआ था, तो याद रखेंगे ये युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया में जो वर्चस्व जमाने के लिए उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, है ना। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित जो युद्ध था वो युद्ध हुआ था, ये कौन, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध, ठीक ना। यहाँ से रखना है इसका कब से कब हुआ था, किस संधि का समाप्त हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता रहता है। और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से संबंधित था ये, ठीक ना। पहला कर्नाटक देखो, लड़ रहा है इंग्लैंड और फ्रांस, और उसका परिणाम भुगत रहा है भारत के लोग, ठीक ना। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था वो था 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी तक। 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी तक लड़ा गया था द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक ना। और इसमें जो है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता रखिएगा। इस युद्ध में इंग्लैंड की ओर से भाग ले रहा था रॉबर्ट क्लाइव। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इंग्लैंड की ओर से भाग रहा था कौन, रॉबर्ट क्लाइव। और इसी का रिजल्ट हुआ, अच्छा इसमें इंग्लैंड जीत गया था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पहला कर्नाटक युद्ध में जो है ना, फ्रांस जीत रहा था,
फर्स्ट में क्या जीत रहा था, फ्रांस जीत रहा था, है ना। लेकिन सेकेंड में क्या हो गया, सेकेंड में इंग्लैंड जीत रहा था, है ना, सेकेंड में इंग्लैंड जीत गया था। और इसी का रिजल्ट ये हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, उस समय जो है बंगाल जो मुख्य क्षेत्र था, बंगाल का बन गया क्या, बंगाल का कर्नल बन गया, है ना। तो याद रखेंगे उस समय से रॉबर्ट क्लाइव का अथी था, वर्चस्व था। द्वितीय युद्ध में बोले थे इंग्लैंड से नेतृत्व कौन किया था, रॉबर्ट क्लाइव। और वही बोलेगा फ्रांस से नेतृत्व कौन किया था, तो फ्रांस से नेतृत्व किया था गोहेडू, है ना। एक नाम रहेगा गोहेडू, है ना, और एक नाम रहेगा डुप्ले, डुप्ले एक नाम रहेगा डुप्ले, है ना। तो डुप्ले पहले ला था और गोहेडू आके इसको धीरे धीरे फिर बंद कर दिया। दोनों को रखना है, गोहेडू या डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर था, ये शामिल हुआ था द्वितीय कार्नाटिक युद्ध में, है ना। पहले लड़ा था डुप्ले, हार गया, तो गोहेडू आके इसको संधि करवा दिया, ठीक ना। तो इस तरह से समाप्त हो गया द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और ये कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ था, तो आप देखिएगा, हैदराबाद और कर्नाटक, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था ये युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक ना। और तीसरा जो कर्नाटक था, इसका एक कौन संधि के तहत समाप्त हुआ था, ये जो है ना, ये समाप्त हुआ था पांडिचेरी संधि के तहत, ये पांडिचेरी संधि के तहत समाप्त हुआ था। आप रखेंगे 54 ईस्वी में, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता रहता है। और तीसरा जो क्वेश्चन है ना, तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है वो है कब आपका, यही सप्तवर्षीय युद्ध, है ना, 1754 से लेकर के, सॉरी 54 युद्ध हुआ ना, हाँ 1754 से लेकर के 1763 तक, है ना, 54 से लेकर के 63 तक, छो तीनों हो गया नहीं, सॉरी 56 से 1756 से 63 सात साल होगा, हाँ 56 से 63 तक लड़ा गया था ये तृतीय कर्नाटक युद्ध। 56 से 63 होगा ना, क्या 56 दे रहा है ना, वही तो लिखे, चलो लिखा गया 1756 से 63, है ना, 1756 से 63 तक लड़ा था तृतीय कर्नाटक युद्ध। और ये जो है बहुत बार पूछा कोई क्वेश्चन है कि ये जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो ये समाप्त हुआ था आपको पेरिस संधि के तहत, पेरिस संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। और इसमें से हाँ ये भी रखना है कि इंग्लैंड का नेतृत्व कौन कर रहा था और फ्रांस का नेतृत्व कौन कर रहा था। इंग्लैंड का नेतृत्व कर रहा था कौन, कर रहा था इसका आयरकुट, आयरकुट, आयरकुट। इंग्लैंड का नेतृत्व कर रहा था कौन, सर आयरकुट, है ना। और फ्रांस का नेतृत्व कर रहा था काउंट डी लैली, काउंट डी लैली। तो ये सब बात यहाँ से रखना है, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता रहता है, हमेशा ऐसा क्वेश्चन बनता रहता है ना। चलिए बहुत हो गया इस समय, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसी में एक बहुत थोड़ा सा देखिए, इसी में एक और क्वेश्चन बनता रहता है ना, यहाँ से ये वाला, हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है, सप्तवर्षीय युद्ध बोलिए या तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसी का एगो युद्ध था बहुत भयंकर जो बार बार पूछता रहता है। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ था भारत के बांडीबास में युद्ध, है ना। बांडीबास युद्ध कहते हैं इसको। बांडीबास युद्ध कब हुआ था, 22 जनवरी 1760 ईस्वी को। अदर तरीके बढ़िया क्वेश्चन है ना। और इसी में इसका नेतृत्व ये दोनों किया था, इंग्लैंड से आयरकुट और फ्रांस से काउंट डी लैली। बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक ना। तो इस तरह से आंकना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में है। तो स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है ना, वो है कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में जो है ना, इसका मुख्यालय है किसका, स्वास्थ्य संगठन का, है ना, जिसको बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अलावे आपको जो है ना रखना है कि जेनेवा में बहुत सारे जो है संगठन या संस्था, उसका जो है मुख्यालय हेडक्वार्टर है। तो कौन कौन सा है इसका जो इम्पोर्टेंट हमको लगेगा वो सब बता देते हैं कि कौन कौन सा जो है ना इसका इम्पोर्टेंट संगठन या संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में, है ना। तो आइए थोड़ा सा उसके संबंध में बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी कि जेनेवा में और किस किस का है ना। जेनेवा में और बहुत सारी चीज का संगठन है। खराब इंक आगे जल्दी मिटता नहीं है, ओके बस सही इंक लाएंगे। चलिए अब देखो, क्वेश्चन था कि जेनेवा में किस किस का
संगठन है, संस्था है ना। चलिए देखिए, आज रखेंगे एक तो हो गया वही WHO जो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक आज रखेंगे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जो होता है। एक WTO और होता है, एक WTO और होता है, एक WTO होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संस्था। ये स्पेन में मैड्रिड में है उसका संगठन, उसका अति मुख्यालय, याद रखिएगा। ये ट्रेड रहेगा, व्यापार रहेगा, तभी होगा जेनेवा में, है ना। तो WHO हो गया, WTO हो गया, एक WMO होता है। WMO मतलब कि विश्व मानसून संगठन, जिसको बोलते हैं मानसून संगठन, है ना। एक हो गया देखना है WIPO, WIPO, है ना। और क्या लिखने, WIPO हो गया। एक रखना आंकटाड के भी मुख्यालय जिनेवा में ही है ना। एक रखना EEC में दो चीज है, EEC में दो चीज है, यूरोपियन इकोनॉमिक कमीशन का है मुख्यालय, और एक वो है और यूरोपियन एनर्जी कमीशन, यूरोपीय ऊर्जा विभाग और यूरोपीय आर्थिक मार्केट, ये दोनों का कहाँ पे है, दोनों का जेनेवा में ही है, दोनों का जेनेवा में ही है। कहीं पे दिया आपको विश्व उच्च शरणार्थी, कहीं पे दिया आपको क्या, उच्च शरणार्थी। तो उच्च शरणार्थी का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पे है, यहीं पे है। उच्च शरणार्थी का हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा आपका, जेनेवा में ही हो जाएगा, जेनेवा में, ठीक ना। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक होता है ECM, है ना, एक होता है ECM, यूरोपियन कॉमन मार्केट का भी मुख्यालय जेनेवा में ही है ना। एक रखिएगा यूनिडो, है ना, एक रखिएगा यूनिडो का भी मुख्यालय आपका कहाँ पे है, जेनेवा में ही है ना। तो इतने सब का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे हो जाएगा, जेनेवा में, है ना। तो कम से कम ये सब आपको हर हाल में याद रखना है ना, इस तरह से। ये हो गया क्या, ये सब का मुख्यालय। चलिए, इस सब का मुख्यालय था, और कुछ इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, एक ऑप्शन दिया हुआ है अमेरिका, संयुक्त अमेरिका में मुख्य रूप से 3 गो का है ना। देखिए, अमेरिका के जितने जो विश्व का सबसे बढ़िया बैंक है, जैसे विश्व बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय बैंक हो गया, जिसको IMF बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, ये दोनों का मुख्यालय अमेरिका में है ना, अमेरिका में हो गया। और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं UNO, उसका भी मुख्यालय है कहाँ पे, अमेरिका में ही, है ना। इस बात रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना। 28 में जो सही सुमेलित नहीं है उसको आपको चिन्हित करना है। मतलब क्या, मतलब ये कि कौन सा नदी के सहायक नदी कौन नहीं है ना, नहीं चुनना जो नहीं है ना। तो देखो, सहायक नदी, एक जो लंबा कोई नदी है तो उसके बहुत सारे सहायक नदी होते हैं, है ना। जैसे गोदावरी हो गया, यमुना हो गया, आपका गंगा हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, महानदी हो गया, है ना, सतलज हो गया, आपको चिनाब हो गया, सिंधु हो गया। तो इसके बहुत सारे सहायक नदियाँ हैं जो बहुत अधिक लंबा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हमेशा पूछते रहता है। तो इसको क्या करना है, ट्रिक सेट करना है। हालांकि इसमें 4 को ऑप्शन दिया हुआ तो 4 को बता देते हैं ट्रिक, है ना। लेकिन जब आगे आएगा तो उसका भी ट्रिक बता देंगे, लेकिन कम से कम 4 को कभी याद रखिएगा। तो इस चारों का ट्रिक याद रखिएगा ना, तो इसके सहायक नदी जो भी जितना भी है ना, वो आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, पहला जो सहायक नदी है कौन है, गोदावरी, है ना। गोदावरी का ट्रिक देखिए इस तरह से रहेगा, है ना, गोदावरी। हालांकि इसका आंसर जो होगा मूसी होगा, है ना, वो नहीं है, 1 नंबर में नहीं होगा। गोदावरी सहायक नदी मूसी बोल रहा है, वो गलत है ना। चलिए, गोदावरी सहायक नदी रखना, इसका ट्रिक याद रखिएगा, पेन वेन मान इंद्र सब प्राण पूर्ण कर, पेन वेन मान इंद्र सब प्राण पूर्ण कर, इसका ट्रिक है ना। देखिए, पेन वेन मान इंद्र, इंद्र भगवान, पेन वेन मान इंद्र सब प्राण पूर्ण कर। बस इतना लगिएगा तो कम से कम आपको सहायक नदी से कुछ नहीं छूटने वाला है। देखिए, पेन से पेन गंगा, वेन गंगा, एक मान से रखिएगा मानेर नदी होता है, मानेर नदी होता है, मानेर नदी, है ना। इन से जगह इंद्रावती, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार पूछते रहता है, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। सबसे जगह सबरी, सबरी भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबरी किसका सहायक नदी है, तो इसका है
आपको गोदावरी के। एक होता है प्राणहिता, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी हो जाएगा, है ना। और एक और होता है पूर्णा, पूर्णा नदी भी सहायक नदी किसका है, तो गोदावरी की है ना। और एक है बेन और वर्धा, बेन और वर्धा भी एक नदी है, बेन और वर्धा एक के साथ जाके मिलता है गोदावरी में, तो दोनों का रखना है, बेन और बेन, दोनों बेन गंगा और वर्धा नदी, है ना। तो देखिएगा इसका ट्रिक क्या था, पेन वेन मान इंद्र सब प्राण पूर्ण कर, का कुछ नहीं है ना, पेन वेन मान इंद्र सब प्राण पूर्ण कर, पेन गंगा वेन गंगा साथ में वर्धा, है ना, दोनों साथ में मिलता है, मान से मानेर, इंद्र से इंद्रावती, सबसे हो गया सबरी, प्राणहिता, पूर्णा नदी, ये सब का सब क्या है, गोदावरी के सहायक नदी है, ठीक ना। तो इस तरह से हो जाएगा। आपको देखो तो गोदावरी कहीं पे मूसी नहीं आया, तो मूसी की सहायक नदी नहीं है, यही गलत है। एक है महानदी, महानदी जो बहता है कहाँ पे, लगभग पूरा उड़ीसा में लगभग बहता है ना, उड़ीसा में। महानदी जो सहायक नदी का ट्रिक है वो रहेगा आपको, शिव को लीला मान जाई, है ना, इसका नाम महानदी का ट्रिक, महानदी का ट्रिक ये रहेगा, शिव को लीला, शिव को लीला मान जाइब, ठीक ना, शिव को लीला, लीला शिव भगवान लीला करते हैं, राजू जो करते लीला करते हैं ना, तो अब देखिएगा शिव को लीला मान जाइब, है ना, ब्रह्मा जो हंस दो, फिर आता है क्या, ब्रह्मा जो हंस दो, मतलब ब्रह्मा जो हंस गया, शिव को लीला मान जाइब, ब्रह्मा जो हंस दो, और फिर रखना है लौंग तेल सुराही में, है ना, लौंग तेल सुराही में, मतलब कि लौंग का तेल जो है कहाँ पे है, सुराही में रखा हुआ है ना। तो ये ट्रिक है किसका, महानदी का। देखिएगा इसे, शिव को लीला मान जाइब, ब्रह्मा जो हंस दो, लौंग तेल सुराही में। अब देखो शिव से रखिएगा, शिव ने होता है एक सहायक नदी, है ना, शिवनाथ होता है, शिवनाथ सहायक नदी है ना। को से होता है नदी कोयली, कोयली नदी भी होता है कहाँ, इसका महानदी सहायक नदी है ना। और एक है लीलानर, लीलानर सहायक नदी किसका है, महानदी की है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लीलानर और शिवनाथ पूछा हुआ है ना। मान से हो जाएगा आपका, मान से हो जाएगा आपका क्या, मांड, आखिरी मांड, मांड एगो जो है ना सहायक नदी किसका है, महानदी के। और जाइब में आता है खाली इब, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है, इब जो है सहायक नदी किसका है, महानदी के, इब सिर्फ इब रहेगा, है ना। और फिर जगह ब्राह्मणी नदी भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ किसका सहायक नदी है, तो महानदी का, है ना। जो साथ में जोंक एगो सहायक नदी है, किसका है ये, महानदी का। हंसदो भी इसका नाम है, हंसदो सहायक नदी के ही नाम है, हंसदो डायरेक्ट नदी के ही नाम है, तो हंसदो सहायक नदी किसका हो जाएगा, किसका, महानदी का। और फिर लौंग नदी, तेल नदी, सुराही नदी, सबका नदी का नाम है, लौंग तेल सुराही सब नदी का नाम है ना, ये इसमें कोई अथी नहीं है। तो ये सब नदी हो गया किसका, महानदी का। महानदी में जो इंपॉर्टेंट इसको हम घेर देते हैं, एक हो गया शिवनाथ, एक हो गया लीलानर, है ना, एक हो गया इब, एक हो गया ब्राह्मणी, एक हो गया आपको ये कौन गया, है ना, ये हो गया जोंक और सुराही। ये सब कम से कम आप हाल में याद रखिएगा, ठीक ना, ये सब क्वेश्चन तो यहां से बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 28। अच्छा इसमें बाकी है अभी, गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, है ना, दोनों भी हो गया। अब एक बच गया है कौन, कृष्णा, है ना, एक नदी बच रहा है कौन, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी, है ना, हाँ कृष्णा, देखिए कृष्णा का ट्रिक कुछ इस प्रकार से है ना, कृष्णा का देखो, कृष्णा का ट्रिक रहेगा ये, कृष्णा नदी का सहायक नदी के ट्रिक, है ना। अब देखिए इसमें 5 इसमें 5 घाट को दूध
माल भी तो नहीं देगी मौसी, है ना। हाँ, कृष्णा नदी रिएक्टिव है। 5 घाट को दूध माल भी तो नहीं देगी मौसी, है ना। अब देखिएगा इसे, 5 घाट को दूध माल भी तो नहीं देगी मौसी, मतलब माल से भी मांग रहा है ना, तो 5 घाट के दूध नहीं दे पा रहा है ना। इसको देखिएगा कृष्णा, ऐसे भी कृष्ण भगवान दूध दूध के बड़ा फेमस थे, तो देखिएगा कृष्ण भगवान 5 गोपे के साथ थे, 5 ग्वाले के साथ थे, इस तरह से, है ना। तो देखो जाएगा यहाँ पे जगह पंचगंगा, घाट प्रभा, कोयना। कोयना पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन लगभग पूछा हुआ है। कोयला नहीं, कोयना होता है, कोयना नदी। दूध गंगा होता है, माल प्रभा होता है, भी से जगह भीमा, भी से जगह क्या भीमा, और तो से रखना तुंगभद्रा, जो बहुत फेमस क्वेश्चन पूछते रहता है। तुंगभद्रा किसके साइड नदी है, तो कृष्णा के, है ना। और देगी से देखिएगा डंडी, डंडी भी साइड नदी किसका है, तो कृष्णा के। और मौसी से जगह क्या मूसी, मूसी किसका है नदी, तो कृष्णा के। तो इस तरह से सब याद रखिएगा कृष्णा नदी के साइड नदी जगह पंचगंगा, पंचगंगा, घाट प्रभा, कोयना, दूध गंगा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, डंडी और मूसी, ये सारी नदी है किसका, कृष्णा के। तो है क्या, 5 घाट को दूध माल भी तो नहीं देगी मौसी, 5 घाट को दूध माल भी तो नहीं देगी मौसी। तो इस तरह से किसका है, कृष्णा सहायक नदी है, कृष्णा सहायक नदी, है ना। और एक ऑप्शन और बच गया है आपका, जो है क्या, कावेरी, है ना। एक ऑप्शन है कावेरी, ठीक ना। तो कावेरी का भी ट्रिक है इस तरह से। देखो दक्षिण भारत पे यही 3-4 नदी जो फेमस है, बाकी सबका आपको नहीं पूछेगा। ऐसा नहीं कि सबके पूछ रहता है, सबको बहुत रेयर केस में पूछता है, यही 4-5 बार रखिएगा। अच्छा लगभग नहीं तो इसी में सब आ रहा है, तो बाकी बच्चा कहाँ फिर, है ना, छट जाएगा आपको ऑप्शन। कम से कम 4 जो हाथ दिया हुआ है आधा कीजिएगा हर हाल में, है ना। एक बच गया है कौन, एक बच गया है आपका कावेरी, है ना। तो कावेरी का देखिए ट्रिक इस प्रकार से रहेगा, कावेरी नदी सारी नदी। और देखिएगा हे कृष्ण, और है क्या, हे कृष्ण, है ना, हे कृष्ण, कृष्ण नहीं, ऐसे एक सेकंड, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, है ना, हे लक्ष्मण अमर स्वर्ण भाव काशी गयो, हे लक्ष्मण अमर अमर स्वर्ण भाव काशी गयो, बस इतना देखना है। ये कावेरी सारी नदी है ना, हे लक्ष्मण अमर स्वर्ण भाव काशी गयो। देखिए कौन कौन नदी होता है, हे से होता है हेरंगो, हेरंगो जब सॉरी हेरंगो नदी जो है किसका सारी नदी, कावेरी के, है ना। और इसी से रखना है वो हेमावती, हेमावती भी सारी नदी है किसका, कावेरी का ही, है ना। तो हेमावती है हेरंगो कावेरी का। लक्ष्मण से होगा लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ नदी है जो किसका सारी नदी है, कावेरी के, है ना। और अमर से जो दो, देखो अमर में 2 नाम है, क्या रखना है, अमरावती, अमरावती, और यहीं पे रखना है वो अर्कावती, अर्कावती। तो अमरावती और अर्कावती ये दोनों किसका सारी नदी, कावेरी के, है ना। एक है स्वर्ण, स्वर्ण तीर्थ नाम के एगो नदी है ना, एगो लक्ष्मण तीर्थ, एगो स्वर्ण तीर्थ, दोनों कावेरी का ही है। और भाव रखिएगा भवानी, भवानी नदी किसका सारी नदी, तो कावेरी के। और काशी में 2 गो है, एक रखिएगा का से होता है काबिनी, और सी से होता है शिमला, शिमला नदी है, शिमला नदी है ना। तो काबिनी और शिमला जो सारी नदी है किसका, कावेरी के सारी नदी है। इस तरह से आप कावेरी के ट्रिक रख सकते हैं, है ना, इस तरह से, है ना। तो इसमें सब हो गया, कावेरी के हो गया कौन, हे लक्ष्मण अमर स्वर्ण भाव काशी गयो, ठीक ना। चलिए बहुत हो गया इसमें ट्रिक में, अब आगे बढ़ाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में है कि क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 में है कि नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं। नागरिक जो है ना अपना ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं। तो ई मित्र एगो ऐप है, ई मित्र ऐप से जो है ना कर सकते हैं। तो करंट अफेयर क्वेश्चन हो गया, तो उसको याद करना नहीं है ना, करंट नया नया पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि विटामिन है, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा सही बना नहीं पाया या टाइपिंग एरर कुछ है ना। विटामिन है तो इसमें ऑप्शन दे रहा है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो सब सारे विटामिन ही है ना, सारे विटामिन ही है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करा नहीं है।
विटामिन इसका हो सकता है कि इसका रासायनिक नाम पूछता होगा, है ना, कि इसका नाम क्या है। तो देखिएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन फेमस है उसका थोड़ा नाम बता देते हैं कि किसका किसका नाम क्या है ना। देखो अगर रहेगा विटामिन B1, है ना, जो उसको बोलते हैं राइबोफ्लोविन, है ना, सॉरी विटामिन B1 को बोलते हैं आपको थायमिन, है ना, विटामिन B1 को जगह थायमिन, विटामिन B2 जगह राइबोफ्लोविन, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन और B3 होता है नियासिन, है ना। B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन और B3 नियासिन। B4 होता है, B4 नहीं होता है, B5 होता है, B5 होता है पेंटाथोनिक एसिड। 5 को पेंटा बोलते हैं, दूसरा रखना है पेंटाथोनिक एसिड B5। और B6 होता है पायरिडॉक्सिन। B6 क्या हो गया, पायरिडॉक्सिन। और B7 होता है बायोटीन। B7 होता है क्या, बायोटीन। फिर रखिएगा B9 होता है फॉलिक एसिड। और B12 होता है साइनोकोबालामिन, है ना। तो इस तरह से सारे का नाम रखना है। बाकी विटामिन तो सारे हैं इसमें, थोड़ा कुछ क्वेश्चन इसमें छूटा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि ITBP ने अपने पेगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया। तो पेगोंग, ये तो अच्छा, ये तो हालांकि करंट अफेयर है ये, है ना, लेकिन पेगोंग बेस अगर आपको आता तो पेगोंग बेस या पेगोंग तसो झील, है ना, ये कहाँ पे, सिक्किम में है। पेगोंग तसो झील कहाँ पे है, सिक्किम में। तो वहाँ से आप अगर करंट आप नहीं था तब भी आप मार सकते थे इसको, पेगोंग तसो झील करके, सिक्किम में है ये, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। चंपा अंग होता है ना, आधा की जगह चंपा के अंग थोड़ा सुंदर होता है, तो चंपा के अंग, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। चंपा के होता है क्या, अंग, है ना, या बस होता है अंग के राजधानी चंपा होता है, ठीक ना। अब देखिए महाजनपद कुल मिला के है 16 को, कुल मिला के 16 को महाजनपद है। और उसमें से बिहार की जो तैयारी करता है दरोगा का खास करके, महाजनपद हमेशा पूछता रहता है ना। महाजनपद से सवाल हमेशा इतना रहता है कि किस महाजनपद का राजधानी कहाँ पे है, या राजधानी का नाम दे देगा और पूछ देगा कि किसकी राजधानी है ये। तो अच्छे से सवाल बनता रहता है। तो आइए 16 महाजनपद की राजधानी के बारे में जल्दी जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं, है ना, जल्दी से, ठीक ना। देखो 16 महाजनपद के बारे में नाम लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। एक होता है ना, 1 2 3 4 5, फिर रखना है 6 7 8 9 10 11 12, फिर रखना है 13 14 15 16। दिख रहा है, दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है दिख रहा है। देखिए अब देखिएगा, एक है अंग, है ना, एक है मगध, और क्या क्या नाम आते हैं तब अंग हो गया, मगध हो गया, एक देखिएगा वज्जी, एक रखना है मल, है ना, और अंग वज्जी मल, है ना। और एक कहाँ से रखे को रखे हैं अवंती, और कहाँ से रखे वो, है ना, एक रखना है मत्स्य, है ना, वज्जी हो गया, मत्स्य हो गया, एक रखिएगा वत्स, है ना, मत्स्य हो गया, वत्स हो गया, वज्जी हो गया, मल हो गया। और कहाँ थोड़ा सा नाम आ दे तो आइए, है ना, हाँ काशी है, काशी है, कौशल है, काशी है, कौशल है, इसके अलावा पांचाल है ना, इसके अलावा पांचाल है। फिर है आपको कुरु, कुरु राजवंश, है ना, कुरु, है ना। फिर है सुरसेन, फिर है कौन, सुरसेन, है ना। फिर है चेदी, चेदी राजवंश, चेदी हो गया। फिर होता है अस्मक, अस्मक। दो और बच रहा है, एक कंबोज है, कंबोज, है ना, और एक है गांधार, है ना, गांधार। तो इस प्रकार से 16 गो महाजनपद है। अब 16 में से ये हमेशा पूछता रहता है कि किसका राजधानी कहाँ कहाँ पे है, ठीक ना। तो आइए जल्दी करते हैं 16 राजधानी। अंग के तो ही दिया हुआ है चंपा, अंग के क्या हो गया आपको चंपा। मगध के गिरिब्रज होता है, गिरिब्रज या राजगृह जो भी रहेगा वो करना है ना। गिरिब्रज रहेगा, गिरिब्रज रहेगा या राजगृह रहेगा, है ना, राजगृह। तो ये कर सकते हैं, है ना। भज्जी का रखिएगा, भज्जी जो है ना हमेशा खेलता है कहाँ पे, विदेश में खेलता है, विदेश में। भज्जी, भज्जी से भज्जी रखना, भज्जी हरभजन सिंह को बोलते भज्जी, वो खेलता है कहाँ पे, विदेश में। और रखना विदेह, है ना, जो रखिएगा विदेह। इसी को एक और नाम है मिथिला, मिथिला,
है ना। तो भज्जी का राजधानी कहाँ पे हो जाएगा, विदेह मिथिला, है ना। मल, है ना, मल, मल मतलब रखिएगा क्या, मलमल का नहाते हैं, किससे नहाते हैं, कूस के बनल रहता है जो मैं चढ़ा दूंगा ना उसके बाद नहाते हैं, मलमल का नहाते हैं किससे, कूस से। और कुशी नारा, कुशी नारा राजधानी किसका, मल का, है ना। अवंती, अवंती दो राजधानी है, अवंती का राजधानी है दो आपको, है ना, एक है उज्जैन और एक है माहिष्मती, है ना, एक है उज्जैन और एक है माहिष्मती, है ना। तो अगर पूछेगा उत्तरी अवंती राजधानी तो करना है उज्जैन, और दक्षिणी अवंती को तो बोलना है माहिष्मती, है ना। उज्जैन ऐसे भी पड़ता है मध्य प्रदेश में उत्तर में, दक्षिण में पड़ता है माहिष्मती जो अभी बनाया पिक्चर बाहुबली वाला। तो अवंती के उज्जैन और माहिष्मती, है ना। मत्स्य के होता है विराटनगर, विराट कोहली जो है ना मछली खा के छक्का मारता था, मत्स्य हो गया क्या, विराटनगर। ये होता है वत्स, है ना, देखो यहाँ पे दो है, एगो मल, बज्जी, मत्स्य, वत्स, ये सब नाम एक जैसा दिखने में लग रहा है और ये तो जल्दी याद नहीं रहता है ना। तो अलग का बज्जी जो है भज्जी, वो विदेश में जाकर क्रिकेट खेला, विदेश हो गया मिथिला। एवं मल, मलते हैं शरीर को किससे, कूस से, लेकर कुशीनारा। मत्स्य होता है विराटनगर, मत्स्य मछली का पालन बहुत बड़े पैमाने पर विराट तरीके से होता है, उसको बोलते हैं मत्स्य या विराटनगर। और होता है वत्स। आप देखिएगा कौशल, यहाँ पे ठीक है, हाँ, कौशल्या माता जो है ना, अपने पुत्र जो उसका राम भगवान उसके पुत्र रहे थे, उनको बुलाते थे वत्स, है ना, वत्स सुनो, है ना। और देखिएगा कौशल, है ना, कौशल देश इसका राजधानी था वत्स, है ना, कौशल, ठीक ना। और हो गया क्या है, कौशाम्बी, कौशाम्बी के वत्स, कौशाम्बी की जगह क्या, वत्स। एक होता है काशी, काशी और मथुरा, काशी के हो गया क्या, मथुरा, है ना। काशी के क्या हो गया, सॉरी एक सेकंड, काशी वाराणसी होता है, वही तो लगा था, काशी के वाराणसी, वाराणसी होता है किसका, काशी का वाराणसी। कौशल, कौशल के आप पढ़े कहीं पढ़ेंगे बचपन में कहानी, अंगुलीमाल डाकू के, है ना, तो उसमें कहानी था कौशल के, कौशल का राजधानी था श्रावस्ती, है ना, जिसमें अंगुलीमाल डाकू था, रोज एक आदमी को मारता था, उसका एक अंगुली काट कर रख लेता था, है ना। तो कौशल का उसमें कहानी था, कौशल का श्रावस्ती, है ना। पांचाल के होता है अहिच्छत्र, पांचाल के अहिच्छत्र था राजधानी। और कुरु, रखे पांडव और कौरव, तो कौरव को बोलते हैं कुरु, कुरु के कहाँ था, इंद्रप्रस्थ, कुरु की जगह कहाँ पे, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, कुरु के जगह इंद्रप्रस्थ, है ना, कुरु के इंद्रप्रस्थ। एक बच गया है सूरसेन, है ना, सूरसेन का होता है मथुरा, है ना, सूरसेन का होता है कहाँ पे, मथुरा, मथुरा, है ना। कृष्ण भगवान जो है ना, मथुरा जो उनका जन्मभूमि था वहां छोड़ के चल गए थे, भाग गए थे, है ना, कहाँ पे, द्वारका चल गए थे, है ना। तो सूर से वहां पे एक बार अति राक्षस टाइप का आदमी था, तो बोलते कि हम लड़ेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पे बहुत कहानी इतिहास का, है ना। सूरसेन नाम का कोई वहां पे अति था, हालांकि ऐसे जस्ट फॉर मेमोराइज करके करने लिए बोल रहे हैं, सूर से ऐसा रखिएगा, वो हालांकि कोई ऐसा ओरिजिनल नाम नहीं था। ऐसा रखिएगा कि सूरसेन नाम का वहाँ पे बहुत भयंकर राक्षस था, जिससे भगवान कृष्ण जो है ना लड़ना मना कर बोले, हम इसे लड़ाई कैसे करेंगे, इसे जनता को मरवाएंगे, सैनिक को मरवाएंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम इससे बढ़िया है कि इस शहर को ही, देश को ही छोड़ के दूसरे जगह जाकर बसते हैं, है ना। तो इसी में उसको बलराम, उनके जो दाऊ थे, दाऊ बलराम, उनको बोले थे कि तुम रण को छोड़ रहा है, छोड़ कर भाग तो तुमको आगे जाके जो है ना लोग तुमको रण छोड़ कहेंगे, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण का एक और नाम पड़ गया वहाँ से, रण छोड़, क्योंकि यहाँ से माथा छोड़ के चल गए थे, कहाँ पे चल गए थे, कहाँ पे, गुजरात में चल गए थे, है ना। तो यहाँ सुर का क्या हो जाएगा, मथुरा। तो चेदी, चेदी क्या होता है, शक्तिमती, है ना, है ना। स्वथी बेती भी कहीं पे लिखा रहता है, स्वथी बेती भी कहीं पे दिख जाएगा आपको, है ना, शक्तिमती या स्वथी बेती भी कहीं पे दिख रहा है, तो वही शक्तिमती ही थोड़ा सा संस्कृत भाषा में लिखा रहता है, तो कबाल नहीं है। अस्मक क्या होता है, पोटली, अस्मक क्या होता है, क्या, पोटली, अस्मक के पोटली होता है ना। और एक होता है कम्बोज, कम्बोज के होता है हाटक, हाटक अलग जगह जम्मू कश्मीर में है, पोटली यहाँ पे है आपको इलाहाबाद के आसपास, है ना। और गांधार के होता है कौन, तक्षशिला, गांधार के तक्षशिला। तो इस तरह से 16 महाजनपद के राजधानी हो गई आपको यहाँ से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं, इससे टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो भारत में नहीं है, इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है, कैलाश पर्वत के नीचे, कैलाश पर्वत पर है वो मानसरोवर झील, तो कैलाश पर्वत याद रखना है, मानसरोवर झील याद रखना है, और उसी के बगल में है वो
येंग हिंगचुंग करके हिमनद है ना, चेमा युंगडुंग है ना, चेमा युंगडुंग करके वो हिमनद है, उसी से निकालता है ये कौन ब्रह्मपुत्र नदी है ना। और आपको पता है कैलाश कहाँ पे, तिब्बत में पड़ता है, तो हमारे ये देश में नहीं है, बाहर में है। एक होता है चिनाब। अच्छा एक आता है महानदी। महानदी जो है ना, किस महानदी का जो उद्गम स्थल कहाँ पे है, अमरकंटक में। अमरकंटक जो है ना, अमरकंटक के सिहावा एक जगह है, वहीं से इसका क्या है उद्गम स्थल है। और रावी से दक्षिएगा, रावी से दक्षिएगा क्या, रावी से दक्षिणा है ये एक होता है बड़ा चौथ रोहतांग। हाँ, हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसको बोलते हैं रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रे के आसपास से ही निकलता है ये रावी। और एक है चिनाब, चिनाब निकलता है बड़ा लाचा दर्रा से है ना। बड़ा लाचा दर्रा में दो धारा आके मिलता है, एक को बोलते हैं चंद्रा, एक होता है भागा, तो चंद्रा और भागा आके मिलता है तो बनता है चिनाब है ना। कहाँ पे, बड़ा लाचा दर्रा में, हिमाचल प्रदेश में है ना, जिसको बोलते हैं लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति में ये स्थित है, ठीक ना, याद रखिएगा। और रावी जो बड़ा रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ना। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात किस लिए है, तो ये हो जाएगा क्या, वर्गीज कुरियन क्या लाए थे, श्वेत क्रांति। भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध से, जो वर्गीज कुरियन को इसमें कहा जाता है जनक है ना। और एक ऑप्शन दिया हुआ हरित क्रांति, हरित क्रांति के जनक कौन, अगर पूछेगा हरित क्रांति के भारतीय जनक तो आप देखिएगा स्वामीनाथन। हरित क्रांति के भारतीय जनक कौन, तो स्वामीनाथन। यही पूछेगा सिर्फ हरित क्रांति के जनक, तो आप देखिएगा नॉर्मन बेरलॉग। और हरित क्रांति भारत में कब आया था, तो 1966 में आया था हरित क्रांति भारत में है ना। और एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है संबंधित है मछली से, मछली पालन से। नीली क्रांति संबंधित किससे, मछली पालन से। और सवाल रहेगा कि नीली क्रांति के जनक कौन माना जाता है, तो आधा देखिएगा भारत में नीली क्रांति के जनक माना जाता है हीरालाल को, हीरालाल को। और एक ऑप्शन दिया हुआ है काली क्रांति। काली क्रांति किस संबंधित है, काली क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से। इसका कोई खास स्पेशल आदमी नहीं है, तो जनक उनक किसी रखना नहीं है काली क्रांति में है ना। 35 में है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये तो क्या था, कौन किया था, बेक्वेल किया था, हेनरी बेक्वेल किया था 1897 ईस्वी में। 1897 में क्या था, हेनरी बेक्वेल रेडियो सक्रियता की खोज। एक है थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। और एक है केल्विन जो तापमान के पैमाने, तापमान के बारे में बताया था, तापमान की खोज किया था है ना, केल्विन। और एक रदरफोर्ड पर परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था अपना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में है कि निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का मतलब, देखो पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है कि वैसा क्षेत्र, वैसा जगह जहां पे दोनों चीजें हो, जैविक चीजें और अजैविक चीजें, दोनों एक दूसरे को परस्पर हेल्प करता हो है ना, उसको बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र, ठीक ना। जैसे हो गया जंगल है ना, तो जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी भी है ना, और बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं है ना। इस तरह से जंगल क्या हो गया, पारिस्थितिक तंत्र हो गया। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि कृत्रिम होना चाहिए, पारिस्थितिक तंत्र तो होना ही चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होना चाहिए। मतलब कृत्रिम मतलब क्या, मानव द्वारा बनाया गया। तो मानव कौन बना सकता है इसमें, एक ऑप्शन दिया हुआ है तालाब, और एक ऑप्शन दिया हुआ है कौन, एक ऑप्शन दिया हुआ है तालाब, एक और कहाँ गया, फसल के खेत है ना। तो देखो इसमें हालांकि आंसर दे रहा है फसल के खेत, लेकिन तालाब ही होगा है ना। तालाब भी मानव द्वारा बनाया जाता है, तो वो भी हो जाएगा, वो भी पारिस्थितिक तंत्र का एग्जाम्पल होगा। तालाब और फसल के खेत दोनों होगा है ना। बाकी झील मानव नहीं बना सकता है, वन मानव नहीं बना सकता है, तो ये दोनों एग्जाम्पल नहीं होगा, ठीक है ना। तो दोनों होगा इसका एग्जाम्पल पारिस्थितिक तंत्र के। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है ना। तो ये होता है कौन, बेरियम। क्षारीय, देखो एक होता है सिर्फ क्षारीय धातु और एक होता है क्षारीय मृदा धातु है ना। तो आप कभी देखे होंगे पीरियोडिक टेबल, तो उसमें जो सबसे पहला वर्ग है, वर्ग नंबर फर्स्ट, 18 वर्ग है ना पीरियोडिक टेबल में, 18 वर्ग है, 7 वर्ग है। तो जो पहला वर्ग है जो सबसे लेफ्ट साइड में होता है ना, जो सबसे लेफ्ट साइड में होता है जैसे हाइड्रोजन हो गया है ना, याद रखिएगा ये कौन है, पहला वर्ग जो होता है यहाँ पे इस तरह से, ठीक ना। इसको बोलते हैं क्षारीय तत्व, और इसके बगल में जो होता है इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा तत्व है ना। तो यहाँ पे होता है हाइड्रोजन है ना, देखिए इस तरह से है ली ना का रब
से सी एस सी होता है, एस सी है ना, हेलिनाकारब से फरियाद एफ आर। तो इस तरह से जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, रुबिडियम और सीजियम होता है, फ्रांसियम होता है, ये सब होता है क्षारीय तत्व, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे सवाल दिया हुआ है क्षारीय मृदा तत्व, है ना। क्षारीय मृदा तत्व में होता है क्या, करना है बाप मांगे कार, है ना, और कार स्कूटर, और सॉरी बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, है ना, बाप राजी, है ना। तो ये ट्रिक होता है किसका, इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा तत्व, है ना। और इसे बोल रहा है कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक कौन है, तो देखो जो सबसे ऊपर में है वो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन, बेरियम। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है के सिवन के अध्यक्ष थे। तो के सिवन इसरो के अध्यक्ष रहे थे। ये तो बहुत पुराना बात हो गया, इसको हटा ही देते हैं अभी, है ना। अभी फिलहाल में इसका अध्यक्ष कौन पता है, फिलहाल में इसरो का अध्यक्ष अभी नया बना है हाल ही में, है ना। ये बना है फरवरी महीना में, शायद फरवरी या जनवरी में बना, जनवरी में, है ना। बी नारायणन करके है इसरो का अध्यक्ष, अभी नया बना है ये। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है ना। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है ना, उसका चुनाव करता है लोकसभा के सदस्य मिलकर, है ना। आर्टिकल 93 में कहा गया है कि लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष तथा अपने में से ही एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। मतलब कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का बयान कहाँ पे है, आर्टिकल 93 में। और लोकसभा सदस्य जो है अपने में से किसी को क्या करेगा, अध्यक्ष का चुनाव करेगा, ठीक ना। ये होता है। यहाँ से बनता है क्वेश्चन कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आखिर जीवी मावलंकर, जिसको बोलते हैं गणेश वासुदेवन मावलंकर। और यही सवाल बनता है कि लोकसभा के पहला उपाध्यक्ष कौन थे, तो अनंत शयनम आएंगे उसके उपाध्यक्ष थे। लेकिन ये सब इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड करेगा तो सवाल पूछेगा यहाँ से कि लोकसभा का गठन किस भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। लोकसभा का गठन किस भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था, तो इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत जो है ना लोकसभा गठन किया गया था, है ना। 1921 में आता देखेंगे 1919 के तहत किया गया था 1921 में। और 1925 में इसके पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे विट्ठल भाई झावेरी भाई पटेल बने थे इसके पहले अध्यक्ष। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन रखना है अच्छे से, है ना। और इसके पहले जो थे केंद्रीय विधान परिषद हुआ करता था। इससे पहले भारतीय जो संसद था उसमें क्या था व्यवस्था, केंद्रीय विधान परिषद का व्यवस्था था। और इससे पहले जो व्यवस्था था उससे था डायरेक्ट केंद्रीय विधान परिषद कुछ नहीं था, सीधा वायसराय था हुआ करता था कुछ, है ना। तो वायसराय पहले था, उसके बाद केंद्रीय विधान परिषद हो गया, और उसके बाद हो गया क्या, लोकसभा। तो इसका इस तरह से है, हाँ डिटेल। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि निम्न में कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। फिलर के रूप में काम नहीं जो आता है ना, हाँ, फिलर के रूप में जो काम नहीं आता है उसे क्या कहते हैं, है ना। वो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल जो है ना फिलर के रूप में काम नहीं आता है। बाकी देखो साबुन को बनाने में सबका काम आता है, सोडियम सिलिकेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, बोरेक्स हो गया, है ना, सब। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था, है ना। देखिए इसका आंसर होगा एंड्रयू फ्रेजर। 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन जो है ना उसका वो जो स्थापना हुआ था, पुलिस कमीशन या पुलिस आयोग की स्थापना हुआ था एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में स्थापित हुआ था, है ना। अब ये कब हुआ था, 1902, है ना। और 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक रहा था, कौन रहा था, वायसराय रहा था आपको लॉर्ड कर्जन, है ना, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बहुत सारे आयोग की स्थापना हुआ है, और किसका हुआ है थोड़ा सा जल्दी हम बोलते हैं, सबका देखना है ना। सबसे पहला स्थापना हुआ था अकाल आयोग के, अकाल आयोग की स्थापना हुआ था जिसका अध्यक्ष था मैकडोनाल्ड। अकाल आयोग का था अध्यक्ष था कौन, मैकडोनाल्ड था, सब रखना है। अकाल आयोग हो गया मैकडोनाल्ड। एक किया था सिंचाई आयोग की स्थापना, सिंचाई आयोग की स्थापना किया था, उसका अध्यक्ष था मॉनक्रीफ, सर मॉनक्रीफ उसका अध्यक्ष था, है ना। मॉनक्रीफ हो गया किसका, सिंचाई आयोग के। एक आधा कीजिएगा, यही पुलिस आयोग के अध्यक्ष हो गया कौन, एंड्रयू फ्रेजर हो गया पुलिस आयोग के। एक आधा कीजिएगा यहाँ से, और विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष भी किया था कौन, यही
विश्वविद्यालय का आयोग के अध्यक्ष कौन रहेगा? ये रहेगा टॉमस रैले। रैले करके नाम था देखिएगा विश्वविद्यालय आयोग के, है ना। इसका भी स्थापना 1902 ईस्वी में ही हुआ था। ये क्वेश्चन तो कहीं पूछा हुआ है, हाल ही में दौरान पूछा हुआ है क्वेश्चन, है ना। तो ये सब यहाँ 3-4 गो आयोग की स्थापना हुआ है। और इसी से के समय मतलब लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1902 ईस्वी में ही भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ था, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुआ, दोनों को, भारतीय पुरातत्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग दोनों की स्थापना हुआ था इसी के समय, लॉर्ड कर्जन के समय में ही, है ना। और लॉर्ड कर्जन एक ऐसा आदमी है ना कि इसके समय में भारत में सर्वाधिक रेल लाइन का विस्तार किया गया था, मतलब सर्वाधिक रेल लाइन को बिछाया गया था, है ना। हालांकि रेल लाइन शुरू हुआ था कब? रेल लाइन भारत में शुरू हुआ था 1854 ईस्वी में, है ना। और वो कब था? वो था आपको डलहौजी शासनकाल, है ना। लेकिन इसके कार्यकाल में सबसे अधिक रेल लाइन बिछाया गया था, है ना। और इसी के समय में जो बहुत फेमस आंदोलन हुआ है वो बंग भंग, है ना। वहीं हुआ था स्वदेशी आंदोलन, जिसमें बंगाल को विभाजन कर दिया गया था, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है। और एक बात ये बोला था, कांग्रेस जो स्थापना हुआ था 1885 में, इसके बारे में एक बात बोला है कर्जन, ये बोला है कि कांग्रेस जो है ना लड़खड़ाती नजर आ रही है, लड़खड़ाती जा रही है और उसके पतन की ओर हम कामना करते हैं, ये बोला है बात कर्जन। तो इसके कार्यकाल में बहुत सारा ये सब घटना हुआ है, पास हुआ है ना। एक ऑप्शन दिया हुआ आपका डफरिन। डफरिन जो रहा है 1884 से रहा है 88 तक, 1884 से 88 तक। और इसके कार्यकाल में भारत का सबसे बड़ा घटना हुआ है। घटना जो बोलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ 1885 ईस्वी में, है ना। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, डफरिन के कार्यकाल में, है ना। डफरिन के कार्यकाल में। और डफरिन के कार्यकाल में ही तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1884 से 88 तक, सॉरी 1885 से 88 तक हुआ था, है ना। तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। अगर बोलेगा द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ था। पहला बार प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध तो 1826 में हुआ था, है ना। 24 से 26 में हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। और प्रथम आंग्ल बर्मा को युद्ध किस संधि के तहत समाप्त किया गया था? तो क्या गया था? यांडबू के संधि के तहत, यांडबू के संधि के तहत समाप्त किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कहीं पे, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ये मैकडोनाल्ड। तो मैकडोनाल्ड जो है ना जब बन गया था प्रधानमंत्री ब्रिटिश के, तो 1932 ईस्वी में जब प्रचार कर रहे थे बी आर अम्बेडकर, तो उसी के कहने पर प्रचार से प्रभावित होकर जो है ना सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किए थे। उसमें दलित लोगों को अलग निर्वाचन का क्षेत्र दिया गया था। बढ़िया क्वेश्चन याद रखिएगा। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी जेल में थे, यरवदा जेल में, मुंबई के वर्धा के सेंट्रल यरवदा जेल में थे, वहीं आमरण आंदोलन कर दिए थे। और उसी के माफी मांगने के लिए, मतलब उससे मिलने के लिए गए थे और आसन को तुड़वाने के लिए गए थे। कहाँ पे? जेल में ही गए थे मिलने के लिए अम्बेडकर महात्मा गांधी से। उसी को बोलते हैं गांधी अम्बेडकर समझौता, है ना। उसी को बोलते हैं पूना समझौता, पूना की जनमन थे। तो यहाँ से देखिएगा ये सब क्वेश्चन था, बात हुआ था। और एक ऑप्शन दिया हुआ लॉर्ड रिपन को बोला जाता है भारत का उद्धारक। रिपन को संज्ञा दिया जाता है भारत के उद्धारक। इसको बोला जाता है सज्जन रिपन, है ना। सज्जन रिपन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसको बोले हैं सज्जन रिपन, है ना। और इसको बोला जाता है भारत के उद्धारक। क्यों? इसलिए कि भारत बहुत बढ़िया काम किए थे जब ये वायसराय बन के आया था ना। 1880 से 84 तक रहे थे यार वायसराय, है ना। 1880 से 84 तक, ठीक ना। और इसके कार्यकाल में क्या घटना हुआ थोड़ा सा बढ़िया बता देते हैं। इससे पहले था रिपन, उसके कार्यकाल में आया था क्या? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, उसको इसने खत्म कर दिया था रिपन ने, है ना। इसके कार्यकाल में कारखाना अधिनियम लाया गया। इसके कार्यकाल में पहली बार नियमित जनगणना शुरू किया गया 1881 ईस्वी में, है ना। इसके कार्यकाल में जो है ना श्वेत पत्र लाया गया था, जिसके तहत जो है अंग्रेजों को भी मतलब सजा मिल सकता था। कानून व्यवस्था उसके भी लागू हो गया था श्वेत पत्र। लेकिन बाद में हालांकि श्वेत लोग विरोध किया इसका, तो फिर कैंसिल कर दिया गया था, नहीं रहा था ये, लेकिन लाया था ये। आधा बढ़िया क्वेश्चन है ना। और इसके अलावा कारखाना अधिनियम लाया था, है ना। तो अच्छा, ये अपने बारे में एक स्टेटमेंट बोला था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। तो इस तरह की यहाँ पे बात हुआ था। और एक बात और कि ये जो है ना सिविल सेवा के परीक्षा के आयु 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया था। जो लॉर्ड रिपन में कर दिया गया था कम, 19 कर दिया गया था। तो ऐसे ऐसे काम किए हैं, है ना। बढ़िया काम किया भारत के लिए रिपन। चलिए बढ़ाते हैं, बहुत हो गया इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वो है किससे? स्वास्थ्य से। इसमें टीका लगाया जाता था मिशन इंद्रधनुष के तहत, जो कोविड वैक्सीन होगा था कोरोना वाला, तो स्वास्थ्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? अभी बोल रहे थे
1854 ईस्वी में 16 अप्रैल 1854 ईस्वी में भारत में रेलवे शुरू हुआ था मुंबई से ठाणे स्टेशन के बीच। और उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के मालिक, है ना। तो इस तरह से अच्छा सवाल यह रहेगा कि भारत में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना, और 1925 ईस्वी में भारत में पहला बार विद्युतीकृत किया गया था, मतलब विद्युतीकरण किया गया था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में है ना कि मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए निम्न कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था। मेंडल जो है ना अपना जो प्रयोग किया था मटर के पौधा पर, उसमें 7 लक्षण था, 7 लक्षण को देखा था, 7 लक्षण को। अब कौन कौन सा लक्षण को देखा था थोड़ा सा जल्दी से हम कर लेते हैं, है ना। 7 लक्षण के बारे में इंटर के बारे में पढ़ने के लिए बड़ी डिटेल से, ठीक ना। तो इसका क्या क्या लक्षण हो जाएगा, देखिए इसका लक्षण जो हो जाएगा, क्या बोल रहे थे, इसका लक्षण हो जाएगा आपका हाँ मटर का ना था, मटर का मटर देखिए, मटर के इसमें रखना है फूल ना, फल, फल क्यों वही बीज बोल सकते हैं, फूल हो गया, फल हो गया, बीज हो गया, एक फली होता है मटर का, जो फली होता है जिसमें जिसके अंदर बीज होता है उसको फली कहते हैं, है ना। फूल हो गया, है ना। इसका हो गया आपका पौधा, है ना। अब देखो इसका लक्षण क्या क्या था। इसमें देखा था फूल के रंग देखा था, है ना, और फूल के देखा था अवस्था, क्या क्या, फूल के रंग देखा था और फूल के देखा था अवस्था, है ना, कि फूल का रंग कैसा होता है और उसका अवस्था मतलब कि कहाँ पे होता है, अक्ष पर होता है कि उसके इधर होता है। तो ये 2 गुण हो गया, एक ये एक ये। फल का देखा था फल, है ना, मतलब बीज। इसका देखा था आकार, गोल है कि झुर्रीदार है, और इसका रंग भी देखा था, है ना, कि पीला है कि हरा है। तो ये 2 लक्षण यहाँ से हो गया, 2 गुण यहाँ से हो गया। एक है फली, फली का देखा था रंग, है ना, और इसका फली का हो गया क्या, रंग, है ना। और एक रखना है यहाँ पे पौधा, पौधा का हो गया क्या, पौधा देखना है लंबाई, पौधा क्या क्या देखना है, लंबाई। अब देखिए तो क्या गुण होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 ही हो रहा है, कुछ बच रहा है एक और, फूल फल पौधा, है ना। फली में हो गया रंग, और बीज में हो गया रंग, आकार हो गया, है ना, आकार में वही गोल है कि झुर्रीदार है ना। और एक सेकंड, कुछ छूट रहा है, कुछ तो लगता है छूट रहा है शायद। फली का फली का दोनों देखा था, रंग और आकार दोनों है ना, फली का रंग और आकार दोनों। तो सब देखो 2 1 2 3 4 5 6 और 7, यही 7 गो गुण जो है देखा था मेंडल साहब, है ना, 7 गुण देखे थे मेंडल साहब। तो इसको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन नंबर हो गया कौन, हाँ 45 नंबर में थी आपका ये मैथमेटिक्स है, तो 45 को छोड़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कि कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर। 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर आधारित है किससे, पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर, है ना। देखिए सबको बोल देते हैं, पहला जो है उसको बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब, पहला किस पर आधारित है, वैक्यूम ट्यूब पर। दूसरा जो है आधारित है किस पे, दूसरा जो आधारित है वो आपको है किस पर आधारित, सेकेंड नंबर का जो आधारित है वो आपका ट्रांजिस्टर पर, सेकेंड नंबर किसका हो जाएगा, ट्रांजिस्टर पर, ट्रांजिस्टर पर। तीसरा जो है उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट पर, है ना। चौथा जो है चौथा जो नंबर जो है वो है माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित, माइक्रो प्रोसेसर पर होगा चौथा। और पांचवा जो होता है वही होता है पैरेलल समांतर हार्डवेयर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 47 में है कि अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है। फुडुंगटो जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है ना। तो ये दीक्षी नदी पर है, दीक्षी नदी पर है फुडुंगटो जल विद्युत परियोजना, है ना। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि शुष्क बर्फ है, ये तो इजी क्वेश्चन है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं शुष्क बर्फ, है ना। और देखिएगा शुष्क बर्फ में ऐसा गुण होता है ना
कि जैसे है वो ठोस, लेकिन उसको गर्म करने पर सीधे सीधे वो द्रव में बदल जाता है गैस में, है ना। तो आपको पता है जो द्रव में बदलने सीधे सीधे बदलता है गैस में, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल होता है ठोस बर्फ, है ना। ठोस बर्फ होता है, कपूर होता है, नैपथलीन होता है, नौशादर होता है, ये सब होता है उसका एग्जाम्पल, है ना, ठोस बर्फ। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन किया था। तो ये डिजाइन किया था कौन, डिजाइन किया था आपको यही केसी राव, है ना, 1977 में किया था। और 50 नंबर क्वेश्चन में है कि 1791 ईस्वी में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था। तो महिला एवं महिला नागरिक संबंध अधिकार जो घोषणा किया था वो किया था ओलंपे द गूज, ओलंपे द गूज किए थे 1791 में, 1791 किए थे महिला एवं महिला नागरिक अधिकार की घोषणा। देखो फ्रांस में जो है ना 1789 में हुआ है फ्रांस क्रांति, फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुआ है। तो उस समय पुरुष जो है अपने अधिकार के लिए घोषणा, पुरुष जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहे थे, है ना। तो उसके बाद मतलब कि 2 वर्ष के बाद 1791 में जो है महिला जो भी है जिसको बोलते हैं गोलोप्पे ओलंपे दे गूज, वही उसका नेतृत्व कर रही थी, वही जो है महिला अधिकार की भी बात उठाई थी। तो महिला अधिकार से संबंधित जो है ना ये बात लाई थी, इसीलिए इनका नाम थोड़ा सा ये से लिया जाता है, ठीक ना। तो इससे हो गया कुल मिला के कितना 50 का 50 क्वेश्चन आधा रखना है आपको इसमें, है ना, 50 क्वेश्चन हो गया। और अब ये हो गया पार्ट 2, अब आएगा पार्ट 3, तो उसमें होगा बाकी 50 के बाद जो भी क्वेश्चन रहेगा तो उसमें होगा।